एक दिन रानो चिड़िया दाना ढूंढने जंगल में जा रही थी। रानो चिड़िया दाना ढूंढते ढूंढते बहुत दूर आ गई थी। तभी रानो चिड़िया की नजर तालाब के पास पड़े हुए फल पर पड़ती है। वो तुरंत ही वहाँ चली जाती है और उस फल को खाने लगती है। तभी रानो चिड़िया को तालाब के पास कुछ दिखाई देता है। वो उसके पास जाकर देखने लगती है। अरे ये क्या चीज है? ये दिखने में तो किसी पुराने जमाने का नक्शा लगता है। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ, ये नक्शा लेकर जाती हूँ और अपने दोस्तों को दिखाती हूँ। फिर रानो चिड़िया वो नक्शा लेकर अपने दोस्तों के पास जाती है, जहाँ मिठू तोता और कबूतर अपने घर के बाहर बैठे हुए थे। वहीं दूसरे पेड़ पर अपने घर के बाहर बैठे कालू कौवा और गोरी कौवी भी चिड़िया की बातें सुन रहे थे। मिठू भैया और कबूतर, ये देखो मुझे क्या मिला। जब मैं तालाब के किनारे फल खा रही थी तो मुझे ये नक्शा मिला है। वो दोनों नक्शा देखने लगते हैं। नक्शा देखते ही कबूतर चिड़िया से बोलता है, चिड़िया, ये कोई आम नक्शा नहीं है बल्कि खजाने का नक्शा है। यहाँ पर तो ढेर सारा सोना होगा। कबूतर ठीक कह रहा है, ये नक्शा बहुत पुराना है। ये हो ना हो किसी खजाने का ही होगा। कालू जी, सुन रहे हो ना? खजाना। गौरी, अगर ये खजाना हमें मिल गया तो हम जंगल के अमीर पक्षी बन जाएंगे। कबूतर और मिठू भैया, अगर ये खजाना हमें मिल जाए तो हम सब अमीर हो जाएंगे। आज तो हमें देर हो गई है, हम कल सुबह ये खजाना लेने जाएंगे। रानो चिड़िया वो नक्शा लेकर अपने घर की ओर चली जाती है। अरे वाह, अब तो हम जंगल के अमीर पक्षी बनने वाले हैं। मुझे इस नक्शे को छुपा कर रखना होगा, वरना क्या पता कोई इसे चुरा कर न ले जाए। फिर रानो चिड़िया नक्शे को अलमारी में रख देती है और आराम से सो जाती है। कालू जी, चिड़िया सो गई होगी, जाओ अब वो नक्शा ले आओ। हाँ गौरी, तुम चिंता नहीं करो, मैं यूं गया और यूं आया। फिर कालू कौवा रात के अंधेरे में उड़ता है। वो खिड़की से चिड़िया के घर में घुस जाता है। रानो चिड़िया सोई हुई थी। कालू कौवा अलमारी खोलता है और वो नक्शा लेकर वहाँ से भाग जाता है। अगली सुबह हो जाती है। रानो चिड़िया देखती है कि उसकी अलमारी खुली पड़ी है और उसका नक्शा भी गायब है। ये देखकर रानो चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है और भागकर अपने दोस्तों के पास जाती है। जो कुछ भी हुआ था रानो चिड़िया मिठू तोते और कबूतर को बताती है। कबूतर भैया, वो नक्शा कौन ले गया होगा? मैंने तो किसी को बताया भी नहीं था। चिड़िया, भला कौन लेकर जा सकता है वो नक्शा? हो ना हो किसी ने देखा होगा तुम्हारे परों में। चिड़िया, कौवों से पूछते हैं, शायद उन्होंने किसी को देखा हो। फिर रानो चिड़िया मिठू तोता और कबूतर गोरी कौवी के घर जाते हैं, मगर वहाँ तो कोई भी नहीं था। चिड़िया बहन, लगता है वो कौवे सुबह सुबह दाना लेने गए होंगे। पता नहीं मिठू भैया, ये किसका काम है। जब तक वो कौवे नहीं आएंगे तो हमें कुछ मालूम नहीं होगा। दूसरी ओर कालू कौवा और गोरी कौवी वो नक्शा लेकर वहाँ से चले जाते हैं। कालू जी, चिड़िया ढूंढेगी अपना नक्शा और हम पहुँचेंगे खजाने के पास। गौरी, आज ही खजाना ढूंढकर वापस आ जाएंगे और किसी को हम पर शक तक नहीं होगा। एक बार वो खजाना मिल जाए फिर मैं तुम्हारे लिए घर बनवाऊंगा। कालू जी, चलिए, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। ऐसा सोचते हुए वो दोनों खजाने की खोज में आगे बढ़ने लगते हैं। वो उड़ते उड़ते जंगल में बहुत दूर निकल जाते हैं। वो दोनों बहुत थक चुके थे, मगर फिर भी वो आगे ही बढ़ रहे थे। सामने एक बड़ी गुफा आती है। वो गुफा के पास जाकर रुक जाते हैं। गौरी, देखो, ये गुफा तो वही लग रही है जो इस नक्शे में है। कालू जी, ठीक कहा तुमने, मगर क्या फायदा, ये गुफा तो बड़े पत्थर से बंद है। भला तुम ही बताओ, अब हम इस गुफा के अंदर कैसे जाएंगे? गौरी, तुम चिंता क्यों करती हो, मैं हूँ ना, अभी हम मिलकर इस पत्थर को हटा देंगे। ऐसा कहते हुए वो दोनों पत्थर को हटाने की कोशिश करते हैं, मगर पत्थर जरा भी टस से मस नहीं होता। जोर लगाते हुए गोरी कौवी का पाँव फिसल जाता है और वो पीछे जाकर एक पत्थर पर गिरती है। जैसे ही गोरी कौवी उस पत्थर से टकराती है तो गुफा का दरवाजा खुल जाता है। ये देखकर वो दोनों बहुत हैरान हो जाते हैं और जल्दी से गुफा के अंदर चले जाते हैं। वो दोनों देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ ढेर सारा खजाना था। कालू जी, देखो कितना सारा खजाना है। अब हम दोनों को जिंदगी भर काम करने की कोई जरूरत नहीं है।
हाँ गौरी, जल्दी से खजाना लेकर यहाँ से भाग चलते हैं। ऐसा कहते हुए वो दोनों सोना इकट्ठा करने में लग जाते हैं। देखते ही देखते शाम हो जाती है। वो दोनों पोटली भर लेते हैं। फिर वो अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो गुफा के द्वार के पास आते हैं तो वो देखते हैं कि द्वार बंद हो चुका था। वो दोनों बहुत जोर लगाते हैं मगर गुफा का दरवाजा नहीं खुलता। कालू जी, हम तो बहुत बुरा फंस गए। इस गुफा का द्वार तो बाहर से ही खुलता है। बताओ कालू जी, अब हम क्या करें? गौरी, तुम ठीक कह रही हो। गौरी, हम तो भूल ही गए थे कि ये द्वार सिर्फ बाहर से ही खुलता है। फिर वो दोनों गुफा के अंदर ही फंस जाते हैं। देखते ही देखते 2-3 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन रानू चिड़िया कबूतर के घर जाती है। मिठू तोता भी वहाँ बैठा हुआ था। मिठू और कबूतर, क्या हुआ? गौरी कवि और कालू कौवा लौटे कि नहीं? चिड़िया, हमने उन्हें कई दिनों से देखा नहीं है। न जाने वो कहाँ चले गए हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरा नक्शा उन दोनों ने ही चुराया है। लेकिन चिड़िया, वो अभी तक लौटे क्यों नहीं है? हो सकता है वो किसी मुसीबत में हो। चिड़िया, मिठू ठीक कह रहा है। हमें उन्हें ढूंढने के लिए जंगल में जाना चाहिए। कबूतर भैया, आप ठीक कह रहे हो। वो जैसे भी हो हैं तो हमारे जंगल के पक्षी। हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। चिड़िया, मगर हम उन्हें कैसे ढूंढेंगे? हमारे पास तो नक्शा भी नहीं है। मिठू, जब चिड़िया नक्शा लेकर आई थी तो वो मैंने देख लिया था। मुझे उस जगह का पता है। चलो हम सब मिलकर उन्हें वापस लेकर आते हैं। चिड़िया, अगर उन्होंने सच में नक्शा चुराया होगा तो हम उन्हें मारेंगे। ऐसा कहते हुए वो तीनों कालू कौवा और गौरी कवि को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। उड़ते उड़ते वो जंगल से दूर निकल आते हैं। थोड़ी देर तक वो गुफा के पास पहुंच जाते हैं। चिड़िया बहन, गुफा तो यही है मगर इसका द्वार तो बंद है। गुफा के अंदर गौरी कवि और कालू कौवे की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। कालू जी, बाहर किसी पक्षियों की आवाज़ें है। बचाओ, कोई हमें बचाओ, हम गुफा के अंदर हैं। अरे, गुफा के अंदर से तो आवाजें आ रही हैं। लगता है गौरी और कालू अंदर हैं। मगर अब हम अंदर कैसे जाएंगे? तभी रानू चिड़िया की नजर सामने एक पत्थर पर पड़ती है जिससे उस गुफा का दरवाजा खुलता है। अरे, ये पत्थर तो सबसे अलग लग रहा है। हो ना हो इसमें कोई राज छुपा होगा। ऐसा कहते हुए रानू चिड़िया पत्थर को धक्का देती है। जैसे ही रानू चिड़िया पत्थर को धक्का देती है तो गुफा का द्वार खुल जाता है। जैसे ही गुफा का द्वार खुलता है तो गौरी और कालू की जान में जान आती है। वो दोनों जल्दी से गुफा के बाहर आ जाते हैं। उन दोनों के बाहर आते ही गुफा का द्वार फिर से बंद हो जाता है। फिर सभी पक्षी खजाने को वहीं पर छोड़ने का फैसला करते हैं। चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ चिड़िया, हमने लालच की और हमें उसका अंजाम मिला। फिर रानू चिड़िया कौवों को माफ कर देती है और वो सब फिर से अपने जंगल के लिए लौट जाते हैं। गौरी कवि अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। गौरी कवि पहले से 2 बच्चों की माँ तो थी, लेकिन अब फिर से वो माँ बनने वाली थी। इस हालत में गौरी का पति कालू भी उसके साथ नहीं था। वो उसी जंगल में रहने वाली एक कवि जिसका नाम नीली था उसके साथ रहता था। गौरी कवि बहुत मुश्किल से अपना गुजारा कर रही थी और ऊपर से बरसात का मौसम भी शुरू होने वाला था। माँ, मिठू अंकल अपना घर बना रहे हैं। माँ देखिए ना, हमारा घर कितना टूटा हुआ है। हमें भी अपने घर को ठीक कर लेना चाहिए। हाँ मुन्नी, तू ठीक कह रही है, मगर बेटी मैं इस हालत में कैसे घर को ठीक करूँगी? और तुम दोनों बहन भाई भी इतने बड़े नहीं हो कि घर की मरम्मत कर सको। मुन्नी बेटी, रहने दो, जो होगा देखा जाएगा। गौरी कवि जल्द ही अंडे देने वाली थी, मगर इस हालत में भी उसके पति कालू को गौरी कवि पर जरा भी रहम नहीं आया। एक दिन गौरी कवि अपने घर लौट रही थी कि रास्ते में उसे उसका पति कालू कौवा मिलता है। कालू जी, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, तुम कैसी हो गौरी? हाँ, मैं भी ठीक हूँ, मगर आपके बच्चे आपका रोज पूछते हैं कि उनके बाबा कब आएंगे। हाँ, तो कह दो कि बाबा कभी नहीं आएंगे। झूठी तसल्ली देने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं चलता हूँ, मुझे अपनी नीली जी के लिए ये फल लेकर जाने हैं। मेरी दूसरी पत्नी भी माँ बनने वाली है। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और गौरी कवि भी वापिस अपने घर लौट आती है।
रात को बहुत तेज बारिश, आंधी और तूफान आता है। तेज हवा के कारण कालू कौवे का घर गिरकर टूट जाता है। अरे कुछ करो ना, देखो मैं बारिश में भीग रही हूँ और मैं माँ भी बनने वाली हूँ। अगर मैं ऐसे ही बारिश में भीगती रही तो मैं बीमार हो जाऊंगी। जाओ, अब मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, कुछ करो। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि इतनी तेज बारिश में मैं तुम्हें कहाँ लेकर जाऊँ। अरे कालू, क्या तुम अपनी पहली पत्नी को भूल गए हो? चलो उसके पास चलते हैं। फिर वो दोनों गौरी कवि के पास जाते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। कालू जी, आप इतनी तेज बारिश में यहाँ क्या कर रहे हैं? जल्दी अंदर आइए वरना आप बीमार हो जाएंगे। कालू कवि के साथ उसकी दूसरी पत्नी को देखकर गौरी कवि हैरान हो जाती है। उसे लगा था कि कालू कौवा अकेला आया है। गौरी, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और आंधी की वजह से हमारा घर टूट गया। नीली जी पेट से है, अगर मैं इसे ज्यादा देर बाहर रखता तो ये बीमार हो जाती। बस इसीलिए मैं तुम्हारे पास ले आया। हाँ हाँ ठीक है, ये घर भी तो आपका ही है। कालू कौवा अपनी दूसरी पत्नी को गौरी के घोंसले में सुला देता है और गौरी कवि बेचारी अपने बच्चों के साथ ही घोंसले में बैठ जाती है। जैसे तैसे रात गुजर जाती है। अगली सुबह भी बारिश रुकी नहीं थी। कालू जी, ये लीजिए दाना, ये दोनों मिलकर खा लीजिए। गौरी कवि दिल की बहुत अच्छी थी। भले ही कालू कवि ने उसे छोड़ दिया था और नीली कवि के साथ दूसरी शादी कर ली थी, मगर गौरी कवि फिर भी उसका बहुत ख्याल रखती है। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं, मगर बारिश थी कि अभी तक नहीं रुकी थी। घर पे रखा हुआ सारा दाना धीरे धीरे खत्म हो गया था। गौरी कवि के बच्चे अब भूख से तड़प रहे थे। मम्मा, बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। बच्चों, बहुत तेज बारिश हो रही है, जैसे ही बारिश रुकेगी तो मैं तुम्हारे लिए जाकर दाना ले आऊंगी। कई दिन गुजर जाते हैं मगर बारिश नहीं रुकती। नीली कवि भी अब भूख से तड़प रही थी। कालू जी, देख क्या रहे हो? जाओ अब जाकर मेरे लिए कुछ लेकर आओ, भूख से मैं मर रही हूँ। अरे नीली पत्नी जी, देखो बाहर कितनी तेज बारिश है। अब मैं इतनी तेज बारिश में कहाँ चला जाऊँ? वो सब मुझे नहीं पता, मुझे अभी के अभी भोजन ला कर दो। इसके आगे मुझे कुछ भी नहीं सुनना। कालू कौवा तेज बारिश में अपने घर से बाहर निकलता है, जिसके बाद वो जंगल में भोजन की खोज करता है। उसे एक मीठा फल मिल जाता है। वो मीठा फल लेकर अपनी पत्नी नीली कवि को देता है। नीली कवि जल्दी से वो पूरा फल खा जाती है। वहीं कालू कौवा अपने बच्चों को थोड़ा सा भी फल नहीं देता है। बारिश कई दिनों से हो रही थी। गौरी कवि का घर भी अभी हिलने लगा था। ये देखकर वो सभी घबरा जाते हैं। हे ऊपर वाले, ये अब क्या हो रहा है? कालू जी, लगता है ये घोंसला भी अब गिरने वाला है। कालू जी, तुम एक काम करो, तुम इस गौरी कवि और बच्चों को इसके घोंसले से बाहर निकाल दो, तब इस घोंसले का वजन हल्का हो जाएगा और हम यहाँ कुछ और दिन गुजार सकेंगे। ये सुनकर गौरी कवि को बहुत गुस्सा आता है। क्यों? ये मेरा घोंसला है और मैंने तुम दोनों को अपने घर में रहने की जगह दी है, ये भूलो मत। ये सब मैं नहीं जानती, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मैं इस घोंसले में रह सकती हूँ और जो भी मैं कालू जी से कहूँगी कालू जी वही करेंगे। तुम अपने बच्चों को लेकर अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। फिर कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी और अपने बच्चों को घर से बाहर निकाल देता है। मम्मा, अब हम कहाँ जाएंगे? इतनी तेज बारिश में पापा ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। हाँ मम्मा, बाबा ने हमें घर से बाहर निकालते समय एक बार भी नहीं सोचा। गौरी कवि अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर रानू चिड़िया के घर चली जाती है, मगर रानू चिड़िया का घर भी नीचे टूटा हुआ पड़ा था। फिर गौरी कवि अपने बच्चों को लेकर मिठू तोते के पास जाती है। मिठू तोते के घर पहले ही बहुत सारे पक्षियों ने आसरा लिया हुआ था। गौरी कवि मिठू का दरवाजा खटखटाती है। क्या हुआ गौरी, इतनी तेज बारिश में बच्चों के साथ यहाँ क्या कर रही हो? मिठू भैया, हमारी मदद करो, हमें अपने घर में रहने दो। तभी बातें सुनकर अंदर से रानू चिड़िया भी बाहर आती है। चिड़िया बहन, तुम जहाँ, मैं तुम्हारे घर गई थी मगर वो तो टूटा हुआ था। हाँ गौरी बहन, बारिशें बहुत दिन से हो रही हैं और जंगल के सभी पक्षियों के घर टूट गए हैं। मेरा घोंसला भी टूट गया है, इसीलिए मैं मिठू तोते के घर आई थी।
हाँ गौरी, मेरे घर में अब और इतनी जगह नहीं है कि मैं तुम्हें भी रख सकूं। पहले ही मेरे घर में बहुत सारे पक्षी हैं। अगर मैंने किसी और को रख लिया तो ये घोंसला भी टूट जाएगा। मिठू भैया, आप ऐसा करें कि गौरी के बच्चों को मेरी जगह अपने घर रख लें। मैं और गौरी बाहर रह लेंगे। ठीक है चिड़िया, जैसा तुम कहो। फिर मिठू तोता गौरी के बच्चों को घर में ले जाता है। रानू चिड़िया और गौरी कभी बाहर बारिश में भीग रही थी। चिड़िया बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी मुश्किल समय में मदद की, मेरे बच्चों को बचा लिया। गौरी बहन, वो मासूम बच्चे हैं, वो मेरे बच्चों की तरह हैं। चिड़िया, मेरे बच्चों ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। गौरी बहन, मिठू के घर में भी दाना खत्म हो गया है। चलो हम जंगल से कुछ दाना ढूंढ कर आते हैं। फिर गौरी कवि और रानू चिड़िया जंगल में दाना ढूंढने चली जाती हैं। वो जंगल में दाना ढूंढ रही थी। तभी रानू चिड़िया को एक बड़ा पेड़ नजर आता है। पेड़ में एक बहुत बड़ी खोखर थी। गौरी कवि और रानू चिड़िया बारिश से बचने के लिए उस खोखर में जाकर बैठ जाती हैं। जब वो उस पेड़ की खोखर में जाती हैं, तो वहाँ बहुत सुंदर घोंसले थे। गौरी बहन, लगता है कोई पक्षी इस खोखर में रह कर गया है। हाँ चिड़िया, ये खोखर तो बहुत सुंदर है और यहाँ पर ढेर सारा दाना भी है। लगता है गौरी बहन, ऊपर वाले ने आपकी सुन ली। आज से ये घर आपका है। आप अपने बच्चों के साथ यहीं आकर रह लें। हाँ चिड़िया, तुम भी हमारे साथ रहोगी, हम सब मिलकर रहेंगे। फिर गौरी कवि अपने बच्चों को वहाँ ले आती है। दूसरी ओर वो दुष्ट कौवा और नीली कवि जिस घोंसले में रह रहे थे, वो भी गिरकर टूट जाता है। वो दोनों मुश्किल से अपनी जान बचाते हैं। वो दोनों तेज बारिश में भीगने लगते हैं। अब उनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं बचा था। ये कर्मों की सजा थी जो उन्होंने गौरी कवि और उसके मासूम बच्चों के साथ किया था। सागर वाले जंगल में चारों दोस्त छुपन छुपाई खेल रहे थे। रानू चिड़िया ने 5 तक गिनती की। कबूतर झाड़ियों के पीछे, हरियाली तोती पेड़ के पीछे और मिठू तोता पेड़ के ऊपर छुपा हुआ था। दोस्तों, मैं अब आ रही हूँ। रानू चिड़िया अपने दोस्तों को ढूंढने लगी। रानू चिड़िया अपने दोस्तों को ढूंढ ही रही थी कि उसे सामने से एक काली कवि उड़ती हुई नजर आई। कवि की जैसे ही चिड़िया से नजर मिली तो वो डर गई। अरे चिड़िया, तुमने मुझे क्यों देखा? क्यों देखा मुझे? अरे फिर क्या हुआ? अगर देख लिया, तुम कोई ताजमहल थोड़ी ना हो जो तुम्हें देखने का टिकट लगेगा। तभी छुपे हुए सभी पक्षियों ने भी काली कवि को देखा। तभी मिठू तोता जिस पेड़ पर बैठा था, वो डाली टूटी और नीचे आकर हरियाली तोती पर गिर गई। हाय, मैं मर गया। कबूतर जिन झाड़ियों के पीछे छुपा था, वहाँ एक चूहा आया जिसने कबूतर की पूंछ काट ली। हाय रे, मैं तो मर गया। कबूतर हड़बड़ी में वहाँ से भागा और सीधा एक पेड़ से जा टकराया। पेड़ में टक्कर लगने से उसी पेड़ पर बना एक घोंसला सीधा रानू चिड़िया पर जा गिरा। अरे ये क्या हो गया? कोई हटाओ इसे। फिर वो सब रानू चिड़िया के पास आए। अरे ये सब क्या था? हमारे साथ एक साथ तो कभी ऐसे हादसे नहीं हुए। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। कवि, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गौरी कवि है। अरे वाह, तुम्हारा तो बहुत अच्छा नाम है। चलो हम तुम्हें जंगल घुमाते हैं और बाकी पक्षियों से भी मिलवाते हैं। ये चारों दोस्त अब गौरी कवि को अपने साथ ले जाते और जंगल में सब पक्षियों से मिलवाते। गौरी कवि सब पक्षियों से घुल मिल गई। अगली सुबह चारों दोस्त फिर से गौरी कवि के पास पहुँचे। आओ गौरी बहन, चलो खेलने चलते हैं। ना बाबा ना, दोपहर होने वाली है, दोपहर में मैं नहीं खेलती। गौरी बहन, यहाँ कौन सा कोई शिकारी आ जाएगा। चलो तुम हमारे साथ खेलने चलो। फिर सभी दोस्त गौरी कवि को साथ लेकर उल्लू के पास पहुँचे। चलो उल्लू दोस्त, आज खेलने चले। तुम कल भी हमारे साथ नहीं खेले। हाँ हाँ, आज तो मैं जरूर खेलूंगा। तभी उल्लू की नजर गौरी कवि पर पड़ी। अरे, ये कवि कौन है? उल्लू की नजर जैसे ही गौरी कवि पर पड़ी तो पीछे से एक अब गौरी कवि जिसके भी सामने जाती, उसके साथ कोई ना कोई हादसा जरूर होता। अब इन चारों दोस्तों को भी ये बात अजीब लगने लगी और ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई। उसी शाम चील महारानी ने गौरी कवि और उसके दोस्तों को बुलाया।
गोरी कवि, जंगल के पक्षियों का कहना है कि जो भी तुम्हें देखता है उसके साथ कोई न कोई हादसा हो जाता है। क्या ये सच है? हाँ महारानी, ये सच है। अगर दोपहर के टाइम कोई भी मेरे पास आता है तो उसके साथ कोई न कोई हादसा हो जाता है। मैं सच में एक मनहूस कवि हूँ, इसीलिए तो पिछले जंगल से भी मुझे निकाल दिया गया है। ये तुम क्या कह रही हो गोरी? ऐसा ना कहो, तुम हमारी दोस्त हो। अगर तुम्हारी दोस्त के कारण मेरे जंगल पर खतरा मंडरा रहा है तो मैं इसे यहाँ नहीं रहने दूंगी। तुम्हें यहाँ से जाना होगा गोरी कवि। ये सुनकर गोरी कवि का मुंह उतर गया और साथ ही साथ उसके दोस्तों को भी बहुत दुख हुआ, मगर महारानी के हुक्म के आगे वो कुछ नहीं कह सकते थे। चील महारानी, दोपहर तो निकल गई है, आज आप गोरी कवि को यहाँ रहने दे। ठीक है रानो चिड़िया, मगर कल दोपहर होने से पहले इसे यहाँ से जाना होगा। इसी समय पास के जंगल में रहने वाली चील को गीत ने सूचना दी। सुना है चील महारानी अकेली है, उसका भाई साथ वाले जंगल में गया है, उसको मार गिराने का यही मौका है। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर दी है। मैं कल ही चील महारानी को मारकर उसके जंगल पर कब्जा कर लूंगा। सारी रात गोरी कवि और उसके दोस्त सब मिलकर बातें करते रहे। अगली सुबह होते ही सभी पक्षी फिर से महारानी के पास पहुँचे। दोस्तों, मुझे तुम सबसे विदा ले लेनी चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ मुझ जैसा मनहूस शक्ल का पक्षी फिर तुम्हें कभी देखने को ना मिले। ऐसा मत कहो गोरी बहन। चलो गोरी कवि, दोपहर शुरू होने वाली है। इससे पहले कि हमारे साथ कोई हादसा हो तुम यहाँ से चली जाओ। गोरी कवि पीछे देखे बगैर आगे बढ़ने लगी। गोरी कवि अब पीछे नहीं मुड़ना चाहती थी। तभी गिद्ध और साथ वाले जंगल का जालिम चील आते हुए नजर आए। अरे, ये जालिम चील यहाँ क्यों आ रही है? चील महारानी, ये तुम्हारा आखिरी दिन है। हम दोनों मिलकर तुम पर हमला करेंगे और तुम हमसे लड़ नहीं पाओगी। अगर अपनी भलाई चाहती हो तो निकल जाओ यहाँ से। नहीं, मैं अकेली हूँ तो क्या, मैं अपने जंगल को छोड़कर नहीं जाऊंगी। तो फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तभी उन दोनों की नजर गोरी कवि पर पड़ी। अरे ओ काली कवि, कहाँ चली आ रही हो? क्या तुम्हें मरने की इच्छा है? उल्टे कदम वापस लौट जाओ। नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगी। वो दोनों गोरी कवि पर हमला करने ही वाले थे कि वहाँ मधुमक्खियों का एक बहुत बड़ा झुंड आ जाता है और वो मधुमक्खियाँ उन दोनों को काटने लगी। हाय ओए, मारे गए। हाँ उस्ताद, मारे गए, भागो यहाँ से। वो दोनों अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गए। इसी दौरान दोपहर भी ढल गई थी। गोरी कवि, आज तुम्हारे कारण ही हम जिंदा हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। चलो, मेरा मनहूस चेहरा किसी के लिए तो अच्छा साबित हुआ। अब मैं चलती हूँ। नहीं गोरी, हम तुम्हें अब कहीं नहीं जाने देंगे। महारानी, इसे रोकिए। हाँ गोरी कवि, तुमने हम सबकी जान बचाई है, हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। महारानी, और जो मेरी मनहूस शक्ल से आप पर जो आफत आएंगी उनसे कैसे बचोगे? महारानी चील ने कुछ सोचा और कहा, हम तुम्हें रहने के लिए एक गुफा दे रहे हैं। तुम दोपहर के समय उसी गुफा में आराम करना और बाकी समय अपने दोस्तों के साथ रहना। ये सुनकर वो चारों दोस्त खुशी से हंसने लगे। गोरी कवि और कालू कौवा सुनहरी चील के पड़ोस में रहते थे। उनका जंगल सूख चुका था। एक तो वो कौवे बहुत आलसी थे, दूसरा वहाँ कई अरसे से बारिश न हुई थी। कालू जी, अब हमारे जंगल में सभी फल खत्म हो गए हैं। मुझे तो डर लगता है कि हमारी ये पड़ोसन चील हमें ही न खा जाए। वो चील पूरी हो गई है, उसने मांस खाना छोड़ दिया है। तभी सुनहरी चील कौवा और कवि के पास आती है। कौवे और कवि, मैं पूरा जंगल घूम कर आई हूँ, मगर मुझे कहीं से कोई फल नहीं मिला। चील दीदी, हम भी कल से भूखे हैं। तुम दोनों दूसरे जंगल जाओ और किसी पक्षी को अपनी बातों में फंसाकर मेरे पास लेकर आओ। मैं अब बहुत ज्यादा कमजोर हो गई हूँ। जब तक मैं मांस नहीं खाऊंगी तो मेरे शरीर में ताकत नहीं आएगी। ये कहते हुए सुनहरी चील वहाँ से चली जाती है। कालू जी, वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। इसे मांस खाने की आदत है, अब ये मांस खाकर ही रहेगी।
अब हमें किसी पक्षी को धोखे से इस चील का भोजन बनाना होगा, वरना ये चील हमें मारकर खा जाएगी। चलो गोरी, हम दूसरे जंगल चलते हैं और वहाँ किसी पक्षी को अपनी बातों में फंसाते हैं। कौवा और कवि उड़ते हैं और दूसरे जंगल जाते हैं। एक पेड़ की डाल पर बैठा हुआ मिठू तोता एक कच्चा अमरूद खा रहा था। कौवा और कवि मिठू तोते के पास जाती हैं। मिठू तोते, ये क्या, तुम कच्चा अमरूद खा रहे हो? अभी अमरूद कच्चे हैं और कोई फल मिला नहीं, सोचा यही खा लेता हूँ। तोते, तुम हमारे साथ चलो हमारे जंगल, वहाँ इतने बड़े बड़े पेड़ हैं अमरूदों के, और उन पेड़ों पर अमरूदों का फल पका हुआ है। वो अमरूद तो पक पक कर नीचे गिर रहे हैं। 2-4 दिन हमारे पास रहना और पेट भरकर अमरूद खाना और फिर वापिस आ जाना। मुझे कैसे पता कि तुम सच बोल रहे हो? अगर नहीं विश्वास तो ना जाओ, हम किसी और पक्षी को अपने साथ ले जाएंगे। नहीं नहीं, मैंने कब कहा, मैं जाऊंगा, मैं आपके साथ जाऊंगा और अपना फेवरेट फल मजे मजे से खाऊंगा। मिठू तोता कौवे और कवि के साथ उड़ता है। रास्ते में रानो चिड़िया उन्हें रोक लेती है। मिठू भैया रुकें, आप कहाँ जा रहे हैं? चलें, आप मेरे साथ चलें। आज हम दाना ढूंढने पहाड़ों की ओर चलेंगे। मिठू नहीं खाएगा अब दाना वाना। मिठू भैया, ये कवि कौन है और तुम इनके साथ कहाँ जा रहे हो? कालू कौवा मिठू के कान में कहता है। अगर तुमने चिड़िया को बता दिया कि तुम हमारे साथ अमरूद खाने जा रहे हो तो चिड़िया भी हमारे साथ चली जाएगी। इसे सच ना बताना। मिठू तोता कौवे की बात मान लेता है। मिठू चलो, हमें देर हो रही है। ये मेरे दोस्त हैं और मैं अपने दोस्तों के साथ इनके जंगल में कुछ दिन गुजारने जा रहा हूँ। ऐसी अजनबी पक्षियों पर विश्वास मत करो मिठू, ये तुम्हें धोखा भी दे सकते हैं। चुप चुप कर जा छोटी चिड़िया, ये जंगल तुम्हारा है इसलिए चुप हूँ। अगर तुम मेरे जंगल में होती तो अब तक तेरे पंख तोड़ देती। जाओ जाओ, बड़े देखे हैं तुम्हारे जैसे काले कौवे। चल मिठू दोस्त, छोड़ो इस चिड़िया की चूं चूं को। फिर मिठू तोता उन कौवों के साथ उड़ता है। ये जंगल तो सूखा हुआ है, यहाँ तो कोई भी पेड़ पौधा नहीं है। थोड़ा आगे आगे बहुत बड़ा झरना है, उसके पास में ही है अमरूदों का बाग। वो तीनों फिर से उड़ते हैं। एक सूखे पेड़ पर चील के घर के पास जाकर वो सब रुक जाते हैं। तोते, मैं तो थक गई हूँ, चलो हम घर से जाकर थोड़ा ठंडा पानी पी लेते हैं और फिर आगे का सफर करते हैं। क्या अभी और भी आगे जाना है? नहीं नहीं मिठू, अब हम झरने के बिल्कुल करीब पहुँच गए हैं। मिठू तोता कौवों के साथ चील के घर में चला जाता है। सामने चील को बैठा हुआ देखकर मिठू तोता पीछे मुड़ता है, मगर कालू कौवा दरवाजा बंद कर देता है। लो जी चील दी, तुम्हारा काम हो गया। अब तोते, तुम बैठकर यहाँ खाओ मीठे मीठे अमरूद। मेरे दोस्त कौवे बहुत अच्छे हैं। ये धोखा है, तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है। मेरा पेट तो भरता ही धोखे से है। अगर तुम्हें ये कौवे धोखा ना देते तो तुम इनके साथ यहाँ कैसे आते? मिठू तोते, हमने तुम्हें धोखा नहीं दिया, बल्कि तुम्हारी लालच ने तुम्हें धोखा दिया था। 2 दिन ही गुजरते हैं, वो फिर से कालू कौवा और गोरी कवि के पास जाती है। उस दिन बहुत मजा आया ताज़ा ताज़ा मांस खाने का। अगर तुम दोनों आज मुझे फिर से कोई ताज़ा ताज़ा शिकार ला दो तो मैं तुम्हें अपना सोने का हार दूंगी। सोने के हार का सुनकर गोरी कवि तो उछलने लगती है। लूंगी, मैं तो सोने का हार जरूर लूंगी। गोरी कवि कालू कौवे को साथ लेकर फिर से दूसरे जंगल जाती है। इस बार वो दोनों कौवा और कवि कबूतर के पास जाते हैं। कबूतर भैया, तुम तो बहुत कमजोर हो, क्या तुम्हारे जंगल में फल या कोई बीज नहीं होते खाने को? बारिश हुए काफी देर हो गई है, इसलिए इन दिनों दाने की कमी है। एक हमारा जंगल है जहाँ आए रोज बारिश होती है। उन बारिशों के कारण सारे जंगल में फल ही फल और बीज ही बीज हैं। तुम हमारे साथ चलो, दिल करे तो फल खा लेना या फिर बीज खा लेना। मुझे तो बीज पसंद हैं। तो फिर सरसों के बीज इतने हैं कि कभी खत्म ना हो। ये अनजान पक्षी मेरा इतना भला क्यों सोच रहे हैं? क्या हुआ कबूतर भैया, पड़ गए ना सोचों में? तुम्हारे जंगल का मिठू तोता भी बहुत डर रहा था हमारे साथ जाने में।
अब ऐसा दिल लगा है हमारे जंगल में कि आने का नाम ही नहीं ले रहा। वो मिठू तोता अभी तक तुम्हारे जंगल में ही रहता है। भूल जाओ अब तोते को, वो वापस नहीं आएगा। उसने तो अपना वहाँ घर भी बना लिया है। ये सुनकर कबूतर उनके साथ जाने को उड़ता है, मगर रानू चिड़िया फिर से वहाँ आ जाती है। कबूतर भैया रुक जाओ, क्या पता वो मिठू तोता वहाँ मीठे फल खा रहा है या अपनी जिंदगी से चला गया है। आप मत जाओ इन कपों के साथ, पेट यहाँ भी भर जाता है। लालच हमेशा बुरी बला होती है। कबूतर को चिड़िया की बात पसंद आती है और वो अपना फैसला बदल लेता है। जाओ कव्वो तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। चलो चिड़िया हम दाना लेने चलते हैं। कबूतर चिड़िया के साथ चला जाता है। कालू जी, अब अगर हम खाली हाथ गए तो वो चील हमें खा जाएगी। गोरी अब सोने के हार को भूल जाओ, हमें किसी और जंगल में जाना होगा। फिर वो कौवे किसी अनजान जंगल की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ मिठू तोते जैसा कोई लालची पक्षी उन्हें मिल जाए। तोते ने लालच की और अपनी जान से गया। प्यारे दोस्तों, कभी लालच ना करो, क्योंकि लालच बुरी बला होती है। वो जंगल बहुत सुंदर था और वहाँ पर रहने वाले सभी पक्षी भी बहुत सुंदर थे। वो सभी पक्षी प्यार और मोहब्बत से रहते थे। रानू चिड़िया और टीना चिड़िया भी उसी जंगल में रहती थीं। वो दोनों अच्छी सहेलियां थीं और एक दूसरे का ख्याल रखती थीं। उसी जंगल में टीना चिड़िया के पास एक चील रहती थी। वो अपने घोंसले में ही रहती थी, क्योंकि एक हादसे में उसका एक पंख टूट चुका था। उसी वजह से अब पक्षी भी उससे डरते नहीं थे। टीना चिड़िया ने 2 अंडे दिए थे। वो बहुत खुश थी। जब चील को उसके अंडों का पता चला तो चील के मुंह में पानी भर आया। उसे चिड़िया के बच्चों का स्वाद अभी भी याद था, जो उसने पिछले साल खाए थे। वो चील प्लान बनाने लगी कि कैसे जब उन अंडों से बच्चे निकल कर आएंगे तो वो उन्हें खा जाएगी। वो चील उड़ नहीं सकती थी, इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरकर वो दाना ढूंढकर खा लेती। या नदी के किनारे कभी कोई केंचुआ मिल जाता तो उससे अपनी मांस खाने की इच्छा पूरी कर लेती। टीना चिड़िया हर रोज दाना ढूंढने के लिए जाया करती। अब वो चील टीना चिड़िया से बातें करने का मौका ढूंढने लगी। अरे टीना चिड़िया, कहाँ जा रही हो? कभी मेरे पास भी आ जाया करो। सारा दिन बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। चील दीदी, मुझे जल्दी होती है। मैंने दाना ढूंढकर जल्दी अपने घोंसले में भी जाना होता है, क्योंकि घोंसले में मेरे अंडे हैं। मैं अपने अंडों को अकेला नहीं छोड़ सकती। और टीना चिड़िया ऐसा कहते हुए वहाँ से चली जाती है। रानू चिड़िया को कभी भी वो चील अच्छी नहीं लगती थी। टीना, अब तुम उस चील से सावधान रहा करो, क्योंकि अब तुम्हारे अंडे आ गए हैं। रानो, अब तो मुझे उस चील पर दया आती है। हर समय बेचारी अपने घोंसले में ही रहती है। उसका भी तो मन करता होगा उड़ने को। टीना, तुम उस पर ज्यादा दया ना करो, क्योंकि ऊपर वाला जो भी करता है अच्छा करता है। उस जालिम चील ने भी न जाने कितनी माँओं की गोद उचाड़ी है। अच्छा तुम बताओ, कितने दिन रह गए हैं तुम्हारे अंडों से बच्चे निकलने को? बस 3 दिन बाकी रह गए हैं। अच्छा टीना, जब अंडों से बच्चे बाहर निकल आए तो तुम उन्हें अकेले मत छोड़ना। मैं तुम्हें दाना घोंसले में ही दे जाया करूँगी। और रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अगले दिन टीना चिड़िया जब दाने की तलाश में जाने लगती है तो वो चील टीना को आवाज देती है। क्या बात है चील दीदी? वो मैंने तुमसे कहना था कि मेरे पास ये दाना पड़ा है। भला मैंने कितना खा लेना है, तुम इसे ले जाओ। तुम्हारे अंडे हैं, कहाँ ढूंढती फिरोगी दाना? तुम ये दाना ले जाओ और जाकर अपने अंडों की रक्षा करो। टीना चिड़िया वो दाना लेकर अपने घोंसले में वापस चली जाती है। ये चील तो मन की बहुत अच्छी है। रानो तो बस इसके बारे में ऐसे ही गलत बोलती रहती है। टीना चिड़िया वो दाना खा लेती है और सो जाती है। अब तो चील हर रोज ही टीना चिड़िया के लिए दाना रख लेती और चील टीना चिड़िया से मीठी मीठी बातें करती। अब तो टीना चिड़िया का दिल भी चील के लिए नरम हो चुका था। चील मेरा कितना ख्याल रखती है, और तो किसी पक्षी से भी इतना नहीं हुआ कि मुझसे आकर पूछ ले कि किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। और रानो, वो भी बस बातें ही करती रहती है, कभी मेरे लिए दाना तक नहीं लेकर आई।
ये चील ही सब पक्षियों से ज्यादा नरम दिल है। अब टीना चिड़िया हर रोज चील के पास चली जाती और उसके पास बैठी बातें करती रहती। चील दीदी, आपका कोई रिश्तेदार नहीं है? मेरा मतलब मैंने कभी किसी को आपके पास आते नहीं देखा। टीना, रिश्तेदार तो बहुत हैं, मगर कभी मेरे पास कोई नहीं आता क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं मैं उनके साथ ना चली जाऊं। सब डरते हैं कि कहीं किसी को मुझे भोजन ना देना पड़ जाए। हालांकि मैं किसी के भोजन की भूखी नहीं हूँ, मुझे तो बस प्यार चाहिए। लेकिन अब मुझे उनकी कोई जरूरत नहीं, ना ही मुझे उनकी कोई कमी महसूस होती है जब से मेरी तुम्हारे साथ दोस्ती हुई है। अच्छा टीना, तुम्हारे अंडों से बच्चे कब बाहर आएंगे? तुम्हारे घर में तो रौनकें लग जाएंगी। बच्चों की बात करते हुए चील का मुंह पानी से भर जाता है। मुझे बहुत इंतजार है ये खुशखबरी सुनने का। आखिर मैं मौसी बनने वाली हूँ। चील दी, बहुत जल्द मैं आपको खुशखबरी देने ही वाली हूँ। चील मन ही मन में उन बच्चों को खाने का सोच रही थी। बहुत मजा आएगा। क्या चील दी, किस बात का मजा आएगा? मम्मा, मेरा मतलब है जब मैं उन्हें खेलते देखूंगी, चूं चूं करते देखूंगी तो बहुत मजा आएगा। आप कितनी अच्छी हैं, मेरे बच्चों के लिए इतना खुश हो रही हैं जैसे कि आपके बच्चे हों। तुम ये दाना ले जाओ और हाँ, अब अंडों का ज्यादा ख्याल रखो। ठीक है चील दीदी, अब मैं चलती हूँ। और टीना चिड़िया अपने घोंसले में चली जाती है। चलो, अब मेरी ये चिंता तो खत्म हुई कि जब मैं दाना लेने जाऊंगी तो मेरे बच्चों की रक्षा कौन करेगा। वैसे भी चील दीदी सारा दिन घोंसले में ही रहती हैं, मेरे बच्चों को भी देख लिया करेंगी। रानो का तो अपना परिवार है, वो कब तक मेरी मदद कर सकती है। टीना चिड़िया खुद से ऐसे बातें कर रही थी कि रानो चिड़िया वहाँ आ जाती है। टीना, क्या बात है, 2-3 दिनों से तुम मुझे मिलने नहीं आई। रानो, तुम्हें तो पता है मेरे अंडे फूटने वाले हैं, इसलिए मैं बाहर बहुत कम जाती हूँ। तुम भी तो इतने दिनों बाद आई हो। क्या बताऊँ टीना बहन, मेरी गुड्डू की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। आज कुछ तबीयत ठीक थी, इसीलिए सोचा कि तुमसे मिल आऊं। टीना, तुम्हें तो बहुत मुश्किल होती होगी दाना लाने में। नहीं, चील दीदी है ना, उसने मेरा बहुत साथ दिया है, दाना भी मुझे वही दे देती है। टीना, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि चील पर विश्वास करना ठीक नहीं है। रानो, तुम बस वहम ही करती रहा करो, जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। टीना, एक तो तुमने घोंसला भी मेरे घोंसले से बहुत दूर बनाया है। अगर तुम मेरे पास होती तो मैं तुम्हें देख लिया करती। रानो, तुम चिंता ना करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर रानो चिड़िया अपने घर चली जाती है। अगले दिन टीना चिड़िया जब उठती है तो उसके अंडों से 2 प्यारे प्यारे बच्चे बाहर निकल आते हैं। वो बहुत खुश थी। वो जल्दी से अपनी दोस्त चील के पास जाती है। चील दीदी, मैं आपको खुशखबरी सुनाने आई हूँ। क्या बच्चे निकल आए अंडों से? आपको कैसे पता? भला इससे बड़ी खुशखबरी क्या होगी? बहुत प्यारे होंगे ना? हाँ, बहुत सुंदर हैं। तुम ये दाना ले जाओ और हाँ, बच्चों को अकेला ना छोड़ना। आपका धन्यवाद चील दीदी, आपने मेरा बहुत साथ दिया। तुम्हें धन्यवाद करने की कोई जरूरत नहीं, हिसाब तो मैं चुकता कर ही लूँगी। चील मन ही मन में ऐसा सोचती है और टीना चिड़िया वो दाना लेकर अपने घोंसले में आ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन टीना चिड़िया को पता चलता है कि साथ वाले जंगल में जो उसकी बहन रहती है वो बीमार है। टीना चिड़िया बहुत परेशान थी। वो अपनी बहन की खैरियत पूछने जाना चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि बच्चे किसके पास छोड़कर जाए। क्यों ना मैं अपने बच्चों को चील के पास छोड़कर जाऊं। वैसे भी वो इनसे कितना प्यार करती है, वो ख्याल रखेगी मेरे बच्चों का। टीना चिड़िया चील के पास जाती है। चील दीदी, मैं आपके पास एक काम से आई हूँ। हाँ हाँ टीना, बोलो क्या काम है? फिर टीना चिड़िया चील को सारी बात बताती है। चील की तो मन की मुराद पूरी हो गई थी। हाँ हाँ, तुम जाओ, तुम अपने बच्चों को मेरे पास छोड़ जाओ, मैं उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। और फिर टीना चिड़िया अपने बच्चों को चील के पास छोड़कर दूसरे जंगल चली जाती है। दूसरी तरफ रानो चिड़िया, कालू कौवा और मिठू तोता भी टीना के बच्चों को देखने के लिए आ रहे थे। वो जैसे ही पहुँचते हैं, इसे जगाओ, मेरे साथ काम पर जाए, हर समय सोया ही रहता है। कालू,
तुमसे तो मेरा बेटा देख ही नहीं होता, अभी छोटा सा तो है, जब बड़ा होगा कर लेगा काम। बिगाड़ रही हो, तुम अपने बेटे को बिगाड़ रही हो। अभी तो मैं जिंदा हूँ, हम हमेशा नहीं रहेंगे जग्गू के साथ। चलो चलो जग्गू उठो, मेरे साथ काम पर चलो। मम्मा मम्मा पापा को चुप करवाएं, मुझे सोने दे अभी। ये मनहूस सब तेरे पीछे पड़ गया है मेरे बेटे। जग्गू तू चला जा। फिर कालू कौवा अपने बेटे को साथ लेकर काम पर जाता है। कालू कौवा जंगल में समोसे बनाकर बेचा करता था। कालू कौवे का धंधा इतना तो चलता था कि उसका घर चल सके। कढ़ाई में घी डालो जग्गू। बाबा मैं कढ़ाई में घी डालकर चला जाऊंगा, मुझे अपने दोस्तों के साथ खेलने जाना है। इस बात पर कालू अपने आवारा दोस्तों के साथ? अब तुम कभी भी उन्हें मिलने नहीं जाओगे। मारा, आपने मुझे मारा, मैं अभी जाकर मम्मा को बताता हूँ। जग्गू कौवा रोता हुआ वहाँ से घर भाग जाता है। मम्मा मम्मा बाबा ने मुझे मेरे पंख पर मारा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं अभी जाकर पूछती हूँ उसे, हर समय मेरे बेटे को मारता रहता है। गोरी कौवी गुस्से में घर से निकलती है। कालू कौवा गरम गरम तेल में समोसे निकाल रहा था जब गोरी कौवी पीछे से जाकर कालू कौवे को धक्का देकर बोलती है, तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा? कालू कौवा गरम तेल की कढ़ाई में गिर जाता है। मुझे धक्का दे दिया, मुझे गरम कढ़ाई में धक्का दे दिया। गोरी कौवी बहुत मुश्किल से कालू को कढ़ाई से निकालती है। ये क्या हो गया पति जी? मैं तो आपसे बात करने आई थी, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मेरा पंख, मेरा पंख। ऐसा कहते हुए कालू कौवा मर जाता है। हाय, मैं विधवा हो गई, मेरा पति मर गया। हाय। फिर रानू चिड़िया और मिठू तोता भी वहाँ आ जाते हैं। गोरी बहन ये क्या हुआ? कालू कौवा कैसे मर गया? गौरी, ये कालू कढ़ाई में कैसे गिर गया? मैं घर से आई तो कालू पहले ही कढ़ाई में गिरा हुआ था। मैंने बहुत मुश्किल से निकाला अपने कालू जी को। मर गया मेरा कालू, मेरा पति कालू, मेरा पति कालू मर गया, मुझे छोड़ गया, मुझे विधवा कर गया मेरा पति। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। घर में जो कुछ भी था वो अब सब खत्म हो गया था। गोरी कौवी के पास अब अपने बेटे को देने के लिए भी कुछ ना था। जग्गू बेटा उठो, अब जाकर कोई धंधा करो, ऐसे तो हम दोनों भूखे मर जाएंगे। मम्मा, पहले बाबा तंग करते थे, अब आप तंग करने लगी हैं। मुझे सोने दें, मुझसे नहीं होता ये काम धंधा। कालू, तुम सच कहते थे, मैंने इसे अपने हाथों से ही बिगाड़ लिया है। गोरी कौवी अपने पति की बातें याद कर कर रो रही थी। वो अपने किए पर पछता रही थी। जग्गू कौवा उठकर निकल जाता है। यार उल्लू, पहले हर समय बाबा पीछे पड़े रहते थे और अब मम्मा हर समय पीछे पड़ी रहती है कि काम करो, मुझसे नहीं होते ये काम वाम। तुम घर छोड़ दो, हम दोनों दोस्त मिलकर साथ वाले जंगल चलते हैं, वहाँ बहुत फल हैं, मौज मस्ती करेंगे हम दोनों दोस्त। हाँ दोस्त, मुझे वहाँ कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा। ऐसे जग्गू कौवा अपने आवारा दोस्त के साथ दूसरे जंगल चला जाता है। शाम तक गोरी कौवी अपने बेटे का इंतजार करती है। जब शाम तक जग्गू कौवा घर नहीं आता तो वो कबूतर के पास जाती है। कबूतर, मेरा बेटा बहुत तंग करता है, अब तो वो रात को भी लौट कर नहीं आता। गोरी, जब कालू जग्गू को समझाता था तो तुम कालू से लड़ती थी, अब तुम्हें उसकी सजा तो भुगतना होगी। वो अपने आवारा दोस्त उल्लू के साथ दूसरे जंगल चला गया है, मैंने उन दोनों की बातें सुनी थी। फिर गोरी कौवी रोते हुए वापस अपने घर चली जाती है। अगर गोरी कौवी ने अपने पति की बात मानकर उसे काम करने की आदत डाली होती तो वो आज उसे छोड़कर ना जाता, मगर अब समय गुजर चुका था और गोरी कौवी बाकी की जिंदगी पछतावे में ही गुजारती है, मगर समय लौटकर कहाँ आने वाला था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।